स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कि ओटी इक्विपमेंट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसकी सेफ्टी कैसे करते हैं और जो इमर्जिंग डिवाइसेस हैं उनके विषय में क्या इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको मिल सकती है। ओवरऑल जो भी ओटी इक्विपमेंट होते हैं उनका मैनेजमेंट और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है, क्योंकि इसमें अगर हम ओटी के जो इक्विपमेंट्स हैं अगर उनका मैनेजमेंट सही नहीं करेंगे या उनको सेफ नहीं रखेंगे तो अगले जो केसेस में हमको नीड होगी उन चीज़ों की वो सही से पूरी नहीं होगी और उसकी वजह से जो वर्किंग है वो भी हैम्पर होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इक्विपमेंट की लाइफ साइकिल, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इनोवेशन इन सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट ओवरव्यू, ये समझ लीजिएगा। द ओटी और ऑपरेशन थिएटर relies on a wide ecosystem of equipment from anesthetic machines to robotic arms. Effective management, rigorous safety protocols and awareness of emerging technologies are essential for optimal patient outcome. अगर सामान्य बात आपको समझाएं तो एक तरीके से जो ऑपरेशन थिएटर का एक अपना इकोसिस्टम होता है इक्विपमेंट से रिलेटेड, उसमें एनेस्थेटिक जो मशीन्स होती हैं वहाँ से लेकर और रोबोटिक आर्म्स तक ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर हम करते हैं और रिगरस सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और अवेयरनेस बनाए रखते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए, तो उससे क्या होता है पेशेंट का जो आउटकम होता है वो सबसे अच्छा या बेहतर हो सकता है। तो इक्विपमेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी, ओटी एंड इमर्जिंग डिवाइसेस ये तीन एस्पेक्ट है। पहला इक्विपमेंट मैनेजमेंट में प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन, इन्वेंटरी ट्रैकिंग एंड डिकमीशनिंग ऑफ ऑल ओटी डिवाइसेस। तो सामान्य तौर से जो ओटी का जो सामान होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको मंगाने के लिए प्रोक्योरमेंट होता है। प्रोक्योरमेंट टाइप एक तरीके से कह लो परचेजिंग की प्रोसेस होती है, खरीदने की प्रक्रिया होती है और वो टेंडर के माध्यम से, अगर बड़ा है तो फिर टेंडर के माध्यम से, अगर छोटे अमाउंट का है तो फिर आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं किसी भी वेंडर से जहाँ पे आपको ईजिली रीजनेबल रेट्स पे चीज़ें अवेलेबल हो जाए। फिर उसके बाद मेंटेनेंस, जब आपने लिया है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो भी नॉर्म्स है उनको फॉलो करें। टाइम टू टाइम जितनी डिवाइसेस हैं उनका कैलिब्रेशन होना चाहिए। फिर इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड डीकमीशनिंग। पहले इन्वेंट्री ट्रैकिंग समझ लीजिए, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ओटी में, जितना भी एक लाइट से लेके एक पंखा से लेकर के जितने भी इक्विपमेंट, डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस, वॉटएवर, इवन जो आर्म्स होती है, रोबोटिक आर्म्स होती हैं, ये सारी चीज़ों का एक तरीके से इन्वेंट्री बनता है कि क्या क्या सामान है, एक सुई से लेकर के और सीआर जैसी मशीन तक या और उससे बड़ी जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं उस तरीके की मशीन तक का पूरा इन्वेंट्री बनता है। और इन्वेंट्री भी अलग अलग लेवल पे बनता है, वैक्सीन का अलग बनेगा, डिवाइस का अलग बनेगा, इक्विपमेंट्स का अलग बनेगा, या जितनी भी और एसेसरीज हैं उन सब स्पेसिफिकली अलग अलग इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री में भी वो इन्वेंट्री एक टाइम तक काम करेगी, चाहे एनुअल बेसिस पे हो, अगले साल फिर उसके बाद रिव्यू होगी, पूरी ऑडिट होगी उसकी, उसमें से जो चीज़ें यूज़ की हैं सही हैं, एक्चुअल में अभी वर्किंग में है, वो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। अगर कोई डिवाइस या कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मेडिसिन एक्सपायर्ड स्टेट में आती है तो फिर उसको मेंशन किया गया डीकमीशनिंग ऑफ ऑल ओटी डिवाइसेस, मतलब उनको हटाना है। ठीक है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट नहीं करना। नंबर 2, सेफ्टी ओटी स्टैंडर्ड चेकलिस्ट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड स्टाफ ट्रेनिंग टू प्रिवेंट एडवर्स इवेंट्स। ऑब्वियसली समझ लीजिए, पहली बात तो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं जिनको हम SOPs कहते हैं वो फॉलो होने चाहिए हर चीज़ में, चाहे किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड हो उसको मेंटेन रखना है। दूसरी चीज़, जो भी चेकलिस्ट है आपकी सारी वो रूटीन बेसिस पे चेक होनी चाहिए। कुछ डेली होती है, कुछ वीकली होती है, कुछ मंथली होती है, कुछ हर 3 महीने पे होती है, तो वो चेकलिस्ट को प्रॉपर मेंटेन करना है। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में कई सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से अटैच होकर के काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है कि कोई सर्किट या कभी कोई इस तरीके की चीज़ें ना हो, या जिसमें फाउल कोई एक्टिविटी है या किसी में डाउट है कि ये लूज शंटेड है और ये नुकसान कर सकता है, वो सारी चीज़ें होके हैं। फिर फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी के लिए आपके पास फायर इक्विपमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, वर्किंग स्टेट में होने चाहिए, रेडी फॉर्म में होने चाहिए और उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इन केस अगर कभी ओटी में कोई फायर का स्टेट क्रिएट हो जाए तो आप इमीडिएटली उसको रेस्क्यू कर सकें, बचा सकें, रोक सकें आग को और पेशेंट को भी सिक्योर कर सकें और अपनी ओटी को भी बचा सकें। ठीक है, फिर इन्फेक्शन कंट्रोल। ऑब्वियसली ओटी में आप काम करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं क्योंकि वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आते हैं,
तो उससे आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए इन्फेक्शन कंट्रोल ओटी में और पर्सनल भी दोनों तरीके से आपको सेफ्टी के नॉर्म्स या सेफ्टी मेथड्स पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टाफ ट्रेनिंग टू प्रिवेंट एडवर्स इवेंट्स, और स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जितनी चीज़ें मैंने बताई ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग स्टाफ को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ट्रेनिंग मिलेगी तभी तो एक्यूरेटली काम कर पाएगा सही से। तो इसलिए ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि कभी कोई एडवर्स इवेंट हो, कोई दुर्घटना हो, कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए जहाँ पे आपको ही बचाव करना पड़ जाए, तो अगर ट्रेनिंग है तो आप सक्सेसफुली सेव कर ले जाएंगे पेशेंट को भी, ओटी को भी और अपने इक्विपमेंट्स को भी रखने। ठीक है। नाउ इमर्जिंग डिवाइसेस में रोबोटिक सर्जरी, एआई गाइडेड टूल्स, स्मार्ट मॉनिटर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मिनिमली इन्वेसिव टेक्नोलॉजी शेपिंग द फ्यूचर। ये अभी आगे की चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें से रोबोटिक सर्जरी अभी हो रही है। एआई गाइडेड टूल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, और स्मार्ट मॉनिटर्स इस समय यूज हो रहे हैं। जो ऑगमेंटेशन हो रहा है चीज़ों में रियलिटी के साथ, जैसे रियल टाइम चीज़ों का असेसमेंट वो भी हो रहा है। और मिनिमल इन्वेसिव टेक्नोलॉजी, मिनिमल इन्वेसिव टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि जो भी प्रोसीजर होते हैं उसमें कोशिश ये की जाती है कि कोई भी चीज़ इन्वेड न करनी पड़े बॉडी में। बाहर से ही अगर एक्सेस करके चीज़ें हो जाए, कोई सर्जिकल मेथड ना करना पड़े या कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन बॉडी के अंदर ना करना पड़े, बाहर से ही अगर चीज़ें एक्सेस हो जाए तो क्या होगा? तो उससे क्या होता है, पेशेंट की भी सेफ्टी है और उसके साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशन सर्जरी के होने हैं या किसी इन्वेसिव प्रोसीजर के होने हैं वो भी होने से बच सकते हैं। एंड ऑल दिस टेक्नोलॉजीज आर शेपिंग द फ्यूचर। यही जो टेक्नोलॉजी है फ्यूचर को शेप देगी। नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ ओटी इक्विपमेंट, एनेस्थेटिक, सर्जिकल, मॉनिटरिंग, लाइटिंग, ओटी टेबल एंड स्टरलाइजेशन। ये सब आपको मोटा मोटा जानकारी थोड़ा बहुत है। एनेस्थेटिक इक्विपमेंट में एनेस्थेटिक मशीन, वेपोराइजर, ब्रीदिंग सर्किट्स, एंजियोस्कोप, एंडोट्रैकियल ट्यूब्स एंड पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब आपके एनेस्थेटिक इक्विपमेंट में आ गए। सर्जिकल में स्कैल्पल, सीजर, फॉर्सेप्स, रिट्रैक्टर्स, नीडल होल्डर्स, क्लैम्प्स, सक्शन डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट्स। ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग इक्विपमेंट में ईसीजी, बीपी मॉनिटर्स, कैप्लोग्राफी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, टेम्परेचर, ड्रॉप, टेस्ट, इन्वेसिव आर्टिरियल लाइन मॉनिटर्स, ये सारा चीज़ मॉनिटरिंग के लिए होता है। लाइटिंग में ओटी शैडोलेस लाइट, एक्चुअली जो ओटी की लाइट होती है, आप कभी उसको गौर करेंगे तो जब देखेंगे तो सामने अगर आप उसके हैं भी तो भी उसमें शैडो नहीं आती है उसकी। ठीक है। तो इस तरीके की डिज़ाइन होती है कि वो एक जगह से लाइट होकर मल्टीपल प्लेसेस से लाइट आती है, तो अगर आप उसके बीच में आ भी जाते हैं तो साइड से इस तरीके से उसका होता है कि वो पेनिट्रेट करके साइड से लाइट आपकी घुस में आए, तो चीज़ें विजुअलाइजेशन सेम रहेगी। सर्जिकल हेडलाइट्स, लैप्रोस्कोपी, स्टैक, कैमरा, लाइट सोर्स, ये सब चीज़ें, और माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें लाइटिंग या विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कहते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है। दोज डिवाइसेज विच आर बीइंग यूज्ड टू watch or observe something from outside of the body through the microscope or endoscope or any camera, that is called visualization. Next is OT table and positioning. OT table and positioning में motorized OT table, actually motorized OT table क्या होगा कि आप उसको एक होता मैनुअल तरीके से, एक आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मैकेनिकल तरीके से आप उसका है। तो मोटराइज्ड एक तरीके से डिवाइस को बस आप बटन दबाइए और सारा किसी भी पोजीशंस में लेना है वो सारा बैठेगा। आर्म बोर्ड्स, जितने भी आर्म बोर्ड्स होते हैं, लेग होल्डर्स, बीन बैग्स, प्रेशर रिलीफ, मैट्रेस, स्ट्रैप्स बांधने वालने के लिए, ये सारी चीज़ें ओटी टेबल में फिक्स पहले से आती है। जैसा नीड है वैसा लगाया जाता है। अगर कुछ डिवाइसेस नहीं यूज़ करनी है तो हटा सकते हैं, तो वो जब केस जैसा होता है उसके हिसाब से। स्टेरिलाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल में ऑटोक्लेव होता है, प्लाज्मा स्टेरिलाइजर, लैमिनर एयरफ्लो सिस्टम, बीमा फिल्टर्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रेस एंड स्टेराइल रैप्स। जब आप काम करेंगे ओटी में तो आपको ये सारी चीज़ों को बहुत ज़रूरी याद रखिएगा। सारे काम को जानना तो ज़रूरी है ही, लेकिन स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस अगर किसी ओटी के बंदे को नहीं आता है तो सब काम बेकार है, याद रखिएगा। क्योंकि मान लीजिए आप बड़े संस्थान में काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट के ही लोग करके दे देंगे, लेकिन काम बेटा सब आना चाहिए, सीखना सब आना चाहिए। कभी खुद की कोई चीज़ करो तो आपको काम तो सब उतना पता होगा, टेक्निक्स पता होगी, उसके स्टैंडर्ड नॉर्म्स पता होंगे, वे ऑफ वर्किंग पता होगी, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे। और डिपेंडेंट नहीं होगे तो ऑब्वियसली अपने आप कॉन्फिडेंस से अपना काम कर सकते हो। दूसरी चीज़, इस चीज़ में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें है ना शॉर्ट सर्किट वाला काम करो कि नहीं शॉर्टकट से काम हो जाए। नेवर। व्हाट द थिंग्स आर बीइंग मेंशन इन द बुक्स और फॉलो होना चाहिए।
नहीं तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है और पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह है। और सबसे बड़ी बात, आपकी ओटी या आपकी संस्था जिसमें आप काम करते हैं या कर रहे हैं या खुद करेंगे, वहाँ का नाम खराब है। एक भी केस अगर इन्फेक्शन हो गया, सक्सेस हो गई, तो सारी आपकी रेपुटेशन खराब होगी। ठीक है, सो कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। कोई भी जो इक्विपमेंट होता है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं समझिए। सबसे पहली चीज़ प्रोक्योरमेंट। कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो हमने 8-10 तरीके के ओटी इक्विपमेंट खरीदे, सीजर खरीदे, ट्रैक्टर खरीदे और फॉरसेप्स खरीदे, स्कैल्पल्स खरीदे और भी चीज़ें खरीदी। तो पहला काम है हमने प्रोक्योरमेंट किया, खरीदा। ठीक, अब उसमें क्या होता है? प्रोक्योरमेंट मीन्स असेसमेंट, वेंडर इवैल्यूएशन, टेंडरिंग, मैंने टेंडर बोला था, टेंडरिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड परचेज। एक्चुअली क्या है, आप छोटे हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम पे काम कर रहे हैं तो एक अलग लेवल है, लेकिन जैसे ही अपर लेवल पे जाएंगे तो एक अलग लेवल होगा, और उससे ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो हर एक चीज़ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत ही होता है। तो आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस भी फॉलो करने होते हैं। तो पहले आप असेसमेंट कर लीजिए कि आपकी किस ओटी के लिए क्या आप परचेज करना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। फिर वेंडर चेक कर लीजिए, वेंडर इवैल्यूएशन करिए कि किससे लेना है, क्या कैसे। फिर उसके बाद वेंडर से अगर आपके साथ ओके हो जाते हैं तो फिर आप टेंडर का प्रोसेस करिए। अगर बड़ा प्रोडक्ट लेना है तो टेंडर करेंगे, नहीं अगर बड़ा है तो आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं 2-3 वेंडर से और आप परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको रीजनेबल सामान मिले और रेट भी आपको रीजनेबल मिले। और फिर उसका रेगुलेटरी कंप्लायंस जरूर पूरे होने चाहिए। नंबर 2 पॉइंट इज इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। अब प्रोडक्ट खरीद लिया तो उसको इंस्टॉल भी तो करना है, लगवाना है या आपकी ओटी में आना है, तो वो नंबर 2 हो गया इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। इंस्टॉलेशन होने के बाद कमीशन होना चाहिए। कमीशन का मतलब उसको वर्किंग स्टेट में आना चाहिए। ठीक है, तो पहले सेटअप करें, सेफ्टी टेस्टिंग करें, सेटअप करें, सेफ्टी टेस्टिंग करें, फिर यूजर ट्रेनिंग, जिसको यूज करना है उसको ट्रेनिंग भी दें, फिर डॉक्यूमेंटेशन करें बिफोर क्लिनिकल यूज। पहले यूज़ करने से पहले एक बार उसका क्लिनिकल ट्रायल भी हो जाना चाहिए, चाहे नॉर्मली पेशेंट पे आप चेक करें, चाहे नॉर्मली बंदे पे, लेकिन ये तो देखिए आपकी डिवाइस और बाकी चीज़ें सही से काम कर रही कि नहीं कर रही। नेक्स्ट नंबर 3 इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में शेड्यूल सर्विसिंग, जब सर्विसिंग शेड्यूल है तब कराएं, क्लीनिंग प्रॉपर हो, लुब्रिकेशन की जरूरत है तो लुब्रिकेट करें, पार्ट रिप्लेसमेंट अगर की जरूरत है तो वो करें और कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम जरूर। नंबर 4 करेक्टिव मेंटेनेंस। अगर कोई फॉल्ट आता है, दिक्कत आती है, तो आप उसको करेक्टिव मेंटेनेंस करेंगे, ठीक करने के लिए मेंटेनेंस कराएंगे। फिर उसके बाद करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या है, ब्रेकडाउन रिपेयर, जो भी ब्रेकडाउन हुआ उसको रिपेयर करें, फॉल्ट रिपोर्टिंग, जो भी फॉल्ट हुआ उसकी रिपोर्ट करें, एंड देन नेक्स्ट इज करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस जो भी रिक्वायर्ड हो वो लें। फिर नंबर 5 इज डीकमीशनिंग एंड डिस्पोजल। डीकमीशनिंग एंड डिस्पोजल का मतलब हुआ, याद रखिएगा, लिसन हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने कोई प्रोडक्ट लिया, लगाया और उसको चेक करके स्टार्ट किया कि कमीशनिंग हुआ, और जब बाहर हटा रहे हैं इसको, वर्किंग नहीं है, तो मुझे याद रहेगा कमीशनिंग एंड डीकमीशनिंग एंड डिस्पोजल। कुछ चीज़ें डीकमीशन होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर डीकमीशन नहीं है तो उसको डिस्पोज करेंगे, हटाएंगे, पूरा डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो सेफ डिस्पोजल, ट्रेड इन, डेटा वाइपिंग, एनवायरमेंटल कंप्लायंस, ऑडिट ट्रेनिंग। ऑडिट में भी वो सारी चीज़ें आनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट था, ये स्टेट में हुआ, डीकमीशन हुआ, अब इसके बाद इसको क्या करना है उसमें आया, सारा डिटेल आना चाहिए। इसको बेचा गया या कबाड़ में गया या कोई बायोमेडिकल वेस्ट के हिसाब से डिस्पोज किया गया, मेंशन। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन। व्हाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैटर्स, अक्सर हम लोग इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। प्रिवेंट्स अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट फेलियर ड्यूरिंग सर्जरी। ऑब्वियसली अगर हम पहले से मेंटेन करेंगे तो सर्जरी के दौरान कोई फेलियर होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। एंश्योर्स एक्यूरेट रीडिंग्स एंड पेशेंट सेफ्टी। एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी और पेशेंट भी सुरक्षित रहेगा। एक्सटेंड्स इक्विपमेंट लाइफ स्पैन एंड रिड्यूस कॉस्ट। इक्विपमेंट की लाइफ लंबी होगी और उसकी कॉस्ट भी होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर एक्रीडिटेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। अगर आपके इक्विपमेंट प्रॉपर है, फंक्शनल है, उसकी एफिकेसी प्रॉपर है, तो जब एक्रीडिटेशन के लिए जाएंगे, किसी मान्यता के लिए जाएंगे, NABH के लिए जाएंगे, तो वो वैलिड आपके इक्विपमेंट्स माने जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर इक्विपमेंट कोई फॉल्ट है तो फिर वो माइनस हो जाएगा, नया लेना पड़ेगा या तो आपको वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपके रिड्यूसेस बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम प्रीवेंशन डिस्पोजल। और इसके साथ साथ बायोमेडिकल वेस्ट
से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना है। अगर लंबा चलता है तो हमारा वो भी कॉस्ट बचेगा और वो सेफ्टी होगी। ठीक है। कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस शेड्यूल में क्या है, डेली, वीकली, मंथली और एनुअली। एनेस्थेटिक मशीन, लीक टेस्ट, वाइटल साइन मॉनिटर्स, सेल्फ चेक, डिफिब्रिलेशन एंड चार्ज। एक बात याद रखिएगा कि एनेस्थेटिक मशीन का लीक टेस्ट डेली चलता है। ठीक है। उसके बाद वाइटल साइन मॉनिटर्स जो आपके हैं वो डेली चेक होते हैं। हर केस से पहले ही आप उसको मान लीजिए आपको कुछ समय पहले केस लगा, उससे कुछ घंटे पहले ही या पिछली रात को ही मोटी अपनी ओपी कर लेंगे और सुबह आपने फिर से री-वेरीफाई किया। दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट चेकिंग आउट ऑल द थिंग्स। इफ द थिंग्स आर नॉट ओके एंड द सर्जन इज करेक्ट एंड द एनेस्थेटिस्ट इज राइट एंड थिंग्स आर बीइंग ऑन योर टेबल एंड देयर इज समथिंग फॉल्ट, सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज डिफिब्रिलेटर चार्ज टेस्ट। ऑब्वियसली डिफिब्रिलेटर को जब भी केस डेली हो रहा है तो सुबह के टाइम जब आपको केस होना है शाम को, आप एक बार अपना डिफिब्रिलेटर भी जरूर चेक करेंगे कि चार्ज कर रहा है कि कोई फॉल्ट है तो पहले से रिप्लेस करें। वीकली में क्या है, सक्शन मशीन है, फ्लो टेस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट है, आउटपुट चेक है, इंजन पंप एक्यूरेसी। ये सब मशीन ऐसी है कि थोड़ा बहुत चलिए मेहनत करें, कुछ जो लाइफ सेविंग है वहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। नेक्स्ट मंथली में ओटी टेक्निकल लोड टेस्ट, कितना लोड ले सकते हैं ओटी टेबल पे, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का इंस्पेक्शन कर लें, स्टेबलाइजर साइकिल वैलिडेशन कर लें। फिर उसके बाद एनुअली में क्या है, फुल बायोमेडिकल इंजीनियर सर्विस। कोई भी इक्विपमेंट है उसको हर एक साल में बायोमेडिकल इंजीनियर से सर्विस करना है। फिर उसके बाद प्रेशर टेस्टिंग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड रीकैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन भी होता है, देखिए पहले भी कैलिब्रेशन हुआ है और बाद में भी कैलिब्रेशन की जरूरत होती है। टाइम से टाइम हर साल आपको उसको रिकैलिब्रेट कराते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इन द ऑपरेटिंग थिएटर। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स इन ओटी कैन कॉज पेशेंट बर्न्स, इलेक्ट्रोक्यूशन, कार्डियक डिफिब्रिलेशन और फायर। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स आर मैंडेटरी। लाइन याद रखिएगा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल मैंडेटरी होते हैं फायर के मामले में। आपने अगर कोई एक्सक्यूज दिया और कोई अगर अनटोवर्ड हैपनिंग होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बस ये आएगी कि अगर आपने चेक नहीं किया और चीज़ मान लो पहले से फॉल्ट थी तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर अचानक से कुछ होता है आपका होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आइसोलेटेड पावर सिस्टम, लाइन आइसोलेशन मॉनिटर, इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट्स, सेफ्टी, माइक्रोशॉक प्रिवेंशन, इक्विपमेंट ग्राउंडिंग एंड डिफिब्रिलेटर रेडीनेस। ये 6 चीज़ें आप इसमें इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स के लिए ध्यान रखें। ठीक है। तो आइसोलेटेड पावर सिस्टम जो होता है वो माइक्रोशॉक को प्रिवेंट करता है। ठीक है। लाइन आइसोलेटेड मॉनिटर्स द आइसोलेटेड सर्किट अलार्म्स इफ इंटरनेट ड्रॉप्स बिलो स्विचिंग थ्रेशोल्ड। जितना भी अगर उसको सप्लाई करनी है उसमें अगर कोई इशू है तो वो मैनेज कर लेता है। इलेक्ट्रिकल सर्किटल यूनिट की जो सेफ्टी होती है उनकी ग्राउंडिंग प्रॉपर हो, ग्राउंडिंग स्पैन प्लेसमेंट प्रॉपर हो और इंस्पेक्ट लीड इंसुलेशन प्रॉपर हो उस पर। ये ना इंसुलेशन नहीं है तो कहीं से कट है या कुछ है तो अगर कॉन्टेक्ट में आया तो वो दिक्कत कर सकता है। फिर अवॉइड कूल्ड फ्लूइड्स अंडर पेशेंट, रिटर्न इलेक्ट्रोड मॉनिटरिंग। ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे डिवाइसेस तो आपको उसका गाइडलाइंस बताएगा। फिर माइक्रोशॉक प्रिवेंशन में कार्डियक कैथेटर बाईपास, स्किन रेजिस्टेंस, ये सब कार्डियक सर्किटरी इक्विपमेंट है और इनका रेगुलर बेसिस पे आपको चेक्स होता रहना फायर से लेकर, क्योंकि जहाँ पे भी बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल हम सप्लाई बॉडी में डाल रहे हैं तो फिर ये हमेशा पहले से एश्योर किया जाता है कि वो लाइन प्रॉपर हो, जो सेलेक्टिव एनर्जी दे रहे हैं वो सेटअप सही हो। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनका कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट भी आपके पास होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ प्लस जब वो प्रोसीजर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो रहा है तो फुल्ली कॉशियस रहना है। इज इट क्लियर? तभी आपका वो प्रोसीजर उस समय सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और पूरी टीम अवेक रहती है और अलर्ट रहती है कि कोई अगर इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो उसका बैकअप तुरंत मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि पूरा पेट खोल के आप बैठे हुए हैं, आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, अब उस समय कोई फायर से रिलेटेड अंदर कुछ हो गया देन तो इसलिए आपको बैकअप के लिए तैयार रहना है हर चीज़। फिर इक्विपमेंट ग्राउंडिंग, ऑल मेटल फ्रेम्स मस्ट बी बॉन्डेड टू इक्विपमेंट ग्राउंड रेल आर कंटिन्यूअसली टेस्ट परफॉर्म्ड एट एवरी पीएम विलेज। ठीक है। डेफिब्रिलेटर रेडीनेस हमेशा आपका यही कहते हैं दैट्स कॉल्ड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है। या यूज दोनों का ही प्रॉपर्ली आपका सर्विस टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज फायर सेफ्टी एंड जनरल ओटी
activation में use minimum FiO2 needed, avoid open oxygen pooling under traps, use active gas scavenging, remove alcohol preparation before trapping, yes to in bipolar mode near flammable threats areas, keep ignition source up. Obviously फायर प्रिवेशन की एक चीज हमेशा याद रखिएगा, तीन चीजें होती इसको बोलते हैं ओटी फायर ट्रायंगल। ठीक है, पहली चीज क्या है, तीन चीजें अगर एक साथ है तभी फायर होगी, नहीं तो नहीं होगी। कैसे? पहले क्या है, ऑक्सीजन या कुछ चाहिए ऐसा, ठीक है, फिर उसके बाद कोई चीज ऐसी जिसमें आग पकड़े, वो चीज चाहिए, तो या तो ड्रैप्स हो या अल्कोहल हो या बॉडी एयर हो, ये फ्यूल हो गया। और तीसरी चीज हो गई इग्निशन, मतलब ऐसे चिंगारी मिले तो या फायर का कोई इग्निशन मिले तो ये होगा यूएसपी लेजर या डिफरेंट। ओटी में जो फायर का स्टेट होता है उसमें ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर हो, साथ में ट्रैप्स या अल्कोहल बॉडी एयर ये चीजें हो, और अगर इसके साथ फिर आप इग्निशन देते हैं तो ये फायर हो सकता है। तो इसमें से एक चीज हर हाल में हर बार कट होगी, या तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी, या फिर वहाँ पे ये स्टेटस नहीं होगा, या फिर ये होगा, तभी सेफ रहेगा। ध्यान रखिए, ये हमेशा याद रखिएगा फायर के लिए। फायर में ट्रायंगल जब बनता है तभी फायर होती है। ऑब्वियसली छोटी सी बात है, मान लीजिए पेपर है, अब उस पेपर को जलाने के लिए वो एक मटेरियल हो गया कि जो आपका इस तरीके से काम किया, या लकड़ी है, मान लीजिए लकड़ी है, तो लकड़ी को जलाने के लिए हमने लकड़ी लिया, अब उस पर थोड़ा सा या तो पेट्रोल या मिट्टी तेल डाल, ये दूसरी चीज़ हो गई, और तीसरा आपने माचिस का इस्तेमाल किया। तो ये जब तीनों कंबाइन हो गए तभी तो फायर आएगा। इसमें से एक चीज़ भी काट दी, लकड़ी हटा लीजिए या तेल हटा लीजिए या माचिस हटा लीजिए, तो तीनों में से एक भी कम कर लेंगे तो क्या आग लगेगी? नेक्स्ट इज WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में साइन इन बिफोर एनेस्थीसिया पेशेंट, साइन एलर्जीज और एयरवे, टाइम आउट बिफोर इंसिजन, टीम इंट्रोडक्शन साइन रिमेनिंग कंफर्म, साइन आउट बिफोर पेशेंट लीव्स ओटी, इंस्ट्रूमेंट काउंट, स्पेशल लेवल। ये इतनी चीजें आपको जरूर ओटी में चेकलिस्ट मेंटेन करनी है, जब इनों में टाइम आउट होगा और जब साइन आउट होगा, तीनों ही कंडीशन होगा। बिफोर एनेस्थीसिया देने से पहले, इंसिजन लगाने से पहले और पेशेंट को ओटी से बाहर करने से पहले, ये तीन चीजें, एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट कंफर्म करेंगे, साइट कहाँ पे लेना है वो कंफर्म करेंगे, एनर्जीज का क्लियर रहना चाहिए और एयरवे चेक होना चाहिए प्रॉपर। नंबर 2, इंसिजन देने से पहले टीम का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कौन क्या है आपस में भी। साइट मार्किंग कंफर्म, जिस जगह पे इंसिजन देना है वो साइट कंफर्म होनी चाहिए। गलत जगह इंसिजन दिया सब कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जा चुका है, इंसिजन लगाया जा चुका है, काम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गलत जगह थोड़े छीन के कुछ कर देंगे। नंबर 3, जब पेशेंट को बाहर निकाला है, बिफोर पेशेंट की जब पेशेंट को बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हमेशा याद रखना, कोई कहे चाहे ना कहे, इंस्ट्रूमेंट अपने पहले काउंट कर लेना तभी ओटी से बाहर निकलना, ठीक है। और साथ में जो स्पेसिमेन सर्जरी के बाद निकला है उसको एक सैंपल में जो भी जिस तरीके के बायोप्सी के लिए या किसी भी तरीके के लिए, तो उसमें रख दें और स्पेसिमेन पर लेवल जरूर रखें, क्योंकि आपके पास एक के बाद एक पेशेंट आते जाते हैं, मिस कर गए कहीं या फाइल इधर की इधर हो गई, या किसी वजह से जल्दबाजी में आप दूसरा प्रोसीजर में कुछ हेल्प कर रहे थे, तब तक आए को भर देंगे, भर के किसी और का दे दिया, ठीक है। होता है एनीथिंग क्या किया एक्चुअली में बहुत कुछ होता है ओटी में, ध्यान रखिएगा, तो वो बाद में एक्सक्यूज नहीं होगा, फिर लाइन आके फिर कहते हैं ना पुलिस वालों जैसे ओटी में बुला के कर बात नहीं होती, अच्छे से स्ट्रिक्ट एक्शन होते हैं। फिर जनरल ओटी सेफ्टी में क्या ध्यान रखना है, रेडिएशन सीलिंग फॉर CR, एक CR डिवाइस होती है जो ऑर्थो के केसेस में यूज होती है, तो उनका जब कोई अलाइनमेंट सेट करते हैं तो CR लगा करके सेट करते हैं, पोजिशनिंग करते हैं, उसको क्लोज रिडक्शन करते हैं, या सर्जरी के दौरान या क्लोज रिडक्शन के दौरान इसका यूज होता है। उस समय क्या होता है, रेडिएशन होता है, तो शील्ड पहनी जाती है, नेट एम्बुलेंस होते हैं, शील्ड होती है। लेजर सेफ्टी के लिए आईज पे भी कहता है डोर साइन होना चाहिए और बीम डाउन प्रोटोकॉल फॉलो करना है। शार्प सेफ्टी में नो टच टेक्निक, कोई भी शार्प है उसको टच नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, और फिर डेजिग्नेटेड शार्प बिन में उसको डालना है। कोई भी शार्प है तो उसको जो डेजिग्नेटेड
सेपरेट शार्ट पेन है उसी में डालिएगा, इधर उधर मत डालिए, ये ध्यान रखिए। Infection control and sterility in OT, sterile zone, immediate objective field, sterile grafts, scrub team, ये सारी चीजें आपकी sterile zone में आती हैं। Absolute asepsis maintain होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। Clean zone, OT का जो interior area है, anesthetic bay है, anesthetic जो रास्ता है, controlled access, positive pressure ventilation और HEPA filtration यहाँ होना चाहिए। Dirty या peripheral zone जिसको corridors कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल, सॉइल इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, ये सब होना चाहिए। और यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर और न्यूट्रल प्रेशर होता है। इसमें स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, एयर हैंडलिंग, सरफेस इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट ट्रैकिंग की जाती है। इसमें स्टीम ऑटोक्लेव याद रखिएगा 134 डिग्री सेंटीग्रेड 3 मिनट तक करते हैं, या एथिलीन ऑक्साइड फॉर हीट सेंसिटिव आइटम्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा फॉर एंडोस्कोपी यूज किया जाता है। एयर हैंडलिंग में HEPA फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। सरफेस और इक्विपमेंट में रोटी टेबल एनेस्थेटिक मशीन लाइट्स है और सरफेस वाइड विद एप्रोप्रिएट स्पोरिसाइडल एजेंट्स। स्पोरिसाइडल एजेंट्स मतलब वो एजेंट्स जो स्पोर्स को भी किल करते हैं। स्पोरिसाइडल, साइडल वर्ड वेयर इज बीइंग यूज्ड इज कॉल्ड टू किल दैट थिंग, ठीक है। सो दोस एजेंट्स व्हिच किल द स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरिसाइडल एजेंट्स बिटवीन केसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट ट्रैकिंग, ट्रेसेबिलिटी बाय बारकोडेड इंस्ट्रूमेंट सेट्स, sterility indications in every pack, biological स्पोर्ट्स टेस्टिंग भी है। और ये चीज़ें इंस्ट्रूमेंट की भी टेस्टिंग ओटी पे जो है उनकी भी चेकिंग होती रहती है कि हमारा ओटी स्टेराइल है कि नहीं है। स्पेसिमेन सैंपल के लिए जाता है, जो जैसे सरफेस है, सरफेस का एक सैंपल लिया और उसको भेज दिया कल्चर मीडिया के लिए, इसमें कोई कल्चर में कोई बैक्टीरिया ग्रोथ तो नहीं कर रहा है, ये चेक करना है। तो अगर एक भी ग्रो कर रहा है इसका मतलब आपकी ओटी इन्फेक्टेड है। फिर है एनेस्थेटिक मशीन एंड पेशेंट मॉनिटरिंग में ये सारे नाम है, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा बाद में। गैस सिलेंडर्स हो गए, ऑक्सीजन का, डाइरेक्टर्स का और एयर का, ठीक है। फ्लोमीटर्स जिसको रोटामीटर्स भी कहते हैं। वेपोराइजर जिसको वोलाटाइल एनेस्थेटिक, ब्रीथिंग सर्किट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, वेंटिलेटर दैट इज कॉल्ड बिलोज और पिस्टन्स, एपीएल एंटिस्टल प्रेशर लिमिटिंग वाल्व होती है, स्टेमेटिक सिस्टम और इमरजेंसी ऑक्सीजन फ्लश बटन। ये इतनी चीज़ें आपकी एनेस्थेटिक मशीन के डी कंपोनेंट हैं जो आपको चेक करके रखता है। फिर इसमें ईसीजी एंड SpO2, टेम्परेचर, कैप्नोग्राफी, न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग, NIBP एंड बेस्ट दैट इज कॉल्ड बायोस्पेक्ट्रल इंडेक्स जिसको कहते हैं। ये सारी चीज़ों का असेसमेंट होना चाहिए। ये आपका जो मॉनिटर होता है उसमें ये सारी चीज़ें और इक्विपमेंट के टेस्टिंग एनेस्थेटिक मशीन है उसका ये चीज़ें असेसमेंट इसमें करना है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट्स में लैप्रोस्कोपिक एंड लैप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट्स में इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट होती है जिसको डायग्राम भी कहते हैं। इसमें लास्ट टाइम भी हमने लेक्चर्स में आपको बताया था, मोनोपोलर होता है, बाइपोलर होता है, कटिंग मोड होता है, वाइड मोड होता है और सेफ्टी चेक्स होता है। ये सारी चीज़ें इसमें फॉलो की जाती हैं। और लैप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट में कैमरा, लाइट सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड इंसुलेटर, फुल HD मोटे मॉनिटर और प्रॉपर इंट्रोड्यूस करते हैं लंबी सी, हाँ इंट्रोड्यूस करके उसी के थ्रू सारा प्रोसीजर करते हैं। लेकिन एक एंडोस्कोप जाता है, एक ड्रॉपर जाता है, तो उससे ही पता रहता है कि आपको अंदर की चीज़ें दिखती रहती हैं और उससे आप साथ में सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। नाउ रोबोटिक सर्जरी एंड AI असिस्टेड डिवाइसेस में रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो सिस्टम क्या समझिए इसको डाविंसी यूनिवर्सिटीज में सर्जन कंसोल विद हेपेटिक फीडबैक कंट्रोल्स रोबोटिक आर्म्स विद 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रेस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स एलिमिनेट ट्रिमर, एनहांस प्रिसाइजन इन कन्फाइंड स्पेसेस, यूज्ड इन यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, कोलोरेक्टल एंड कार्डियक सर्जरी। ये जो रोबोटिक सर्जरी होती है जनरली यूरोलॉजी में, गायनेकोलॉजी में, कोलोरेक्टल सर्जरी, कोलोरेक्टल समझते हैं जो भी आंतों से संबंधित और लैटिन के रास्ते जिसको आप एनल रूट कहते हैं, एनल रूट और बड़ी आंत, इसको कोलोरेक्टल, कोलो कहते हैं बड़ी आंत को, कॉलोन जिसको कहते हैं, और रेक्टल जो होता है एनल रूट होता है। तो एनल रूट के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो भी स्टडी होता है या जो सर्जरी होता है उसको कोलोरेक्टल कहते हैं, ठीक है। कार्डियक सर्जरी पता है, हार्ट से संबंधित जो भी सर्जरी है, गायनेकोलॉजी जो भी गायनी से रिलेटेड है और यूरोलॉजी जितना भी यूरिन से रिलेटेड है, ठीक है।
नेफ्रोलॉजी अलग है, यूरोलॉजी अलग है, ध्यान रखिएगा। यूरोलॉजी में सिर्फ यूरिन के जो मूवमेंट का जो वे होता है, जैसे किडनी से लेकर यूरेटर, ब्लैडर और फिर ऑरिफिस से और ये सारा चीज़ है। तो कहने का मतलब है एक तरीके से रोबोटिक आर्म्स होते हैं विथ 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये होता है रेस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स एलिमिनेट ट्रेमर। तो जो रेस्टेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एलिमिनेट करते हैं ट्रेमर्स को, जो इस तरीके की चीज़ें होती है। एनहांस प्रिजन, और इसके साथ साथ क्या होता है उस प्रिसाइजन को एनहांस करते हैं ये, क्योंकि इसमें क्या होता है जब आप जैसे आपका हाथ कई एक्शंस लेता है ना, उसी तरीके के वो रोबोटिक आर्म्स भी जो होते हैं वो भी मल्टीपल मूवमेंट्स करते हैं 6-7 तरीके के। तो वो स्पेसिफिक जिस लोकेशन पे जाना है उस पर सेट होगा, फिर वहाँ पे उसको आपको प्रिसाइजन इसलिए चाहिए होता है कि हाथ भी तो आँखों को देख करके उसके स्पेस को कोऑर्डिनेट करके तभी तो आप उसको करते हैं। तो वो रोबोटिक सर्जरी में भी यही है कि वहाँ पे विजुलाइजेशन उसको क्लियर मिलता है, पोजिशनिंग जैसे है उसको चेंज नहीं होने देना है, उसको सिर्फ एक्सेस सही मिलना चाहिए, और जो लोकेशन उसकी जो उसने ट्रेस की है डिस्टेंस इवन मिलीमीटर्स तक वो कैलकुलेट कर लेता है। तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी असेसमेंट पूरा हो तो कन्फाइंड स्पेस में भी प्रिसाइजन सर्जरी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज एआई एंड मशीन लर्निंग। ये सब याद रखिएगा बेटा, एआई एंड मशीन लर्निंग। आगे चल के ये जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं मशीन लर्निंग, ज़्यादातर एआई का जो यूज़ है वो मशीन लर्निंग के लिए ही किया जा रहा है। जो कुछ काम आप करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, ऐसे ही किसी रोबोट को सारा कुछ सिखा दिया जाए। टोटल 1 to all 2-3-4 बन चुके हैं रोबोट, एंड दे आर डूइंग स्टार्टिंग द थिंग्स। इट्स वन ऑफ द मतलब क्या बोलेंगे, मिरेकल इज गोइंग टू बी देयर, होने जा रहा है। और दूसरा इस फील्ड में क्या, हर फील्ड में बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पे आदमियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सब थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकते हैं, बट वो तो अगर बता दिया, बस यही है कि फीलिंग्स उस हिसाब से उनके साथ क्वेश्चन यही अराइज किया जाता है एआई से रिलेटेड जो रोबोटिक डेवलपमेंट है या मशीन लर्निंग डिवाइसेस हैं, कि यही चीज़ उनके साथ नहीं है। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड रियलिटी में नेविगेशन, CTMRI कोऑर्डिनेट्स लाइफ सर्जिकल फील्ड वाया AR हेडसेट्स, माइक्रोसॉफ्ट और ये मैश के थ्रू को पूरा ही सिस्टम सब कुछ टेक्निकल होता है और उससे नेविगेशन कर सकते हैं। साथ में इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग एंड IoT, जितना भी ये सारा चीज़ें हैं इस समय वर्ल्ड वाइड जितने भी विकसित देश हैं जो रिसर्च इस पर कर रहे हैं मेडिकल्स में, वो इन सारे सिस्टम्स को मेडिकल में आपके लेके आ रहे हैं। जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी प्लेस में, जिस भी वेंचर में वो इंक्लूड हो सकता है, उन सब में ये सब लाएगा, क्योंकि डिपेंडेंट ह्यूमन्स पे रहने की जरूरत है। ह्यूमन का काम क्या है, सोचिएगा ये सब आगे चल के आप लोगों के लिए चैलेंज बहुत आएगा। इसलिए अभी से कह रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी मैं इतना लंबा लेक्चर क्यों ले रहा हूँ, इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंटली सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ अभी आप अपने सिस्टम पे देखते हैं ना, ये आपके बहुत काम अभी नहीं आया, और ये आगे चल के इसका रोल भी खत्म हो जाएगा। अभी जो कुछ आप करते हैं, आपको अपने चीज़ों से संबंधित चीज़ों में अपग्रेड होना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं देंगे तो बहुत लोग आगे निकल जाएंगे आपसे, आप पीछे रह जाएंगे। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि मशीन लर्निंग जब रोबोटिक लेवल पे वहाँ वो सिखा रहे हैं, तो आपको भी तो चैलेंज के लिए एक्सेप्ट करना होगा ना। आपके पास तो ब्रेन भगवान ने दिया है ना। एआई आपसे ज़्यादा माइंडेड नहीं है, लेकिन जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे तब ना होगा ना भाई। नहीं करेंगे तो फिर आपसे आगे तो निकल जाएगा। कहोगे सर वो तो कंप्यूटर सब बता देता है, हम लोग बता नहीं पाते। तो बाबा तुम्हें भी तो याद करना ही है ना, उसे भी याद कराया जा रहा है, ठीक है वो। लेकिन एआई के साथ खेल क्या होता है कि उसको सब कुछ रटा रटाया बताया जाए, लेकिन आप अपने दिमाग का भी वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आप हमेशा डिफरेंट रहेंगे। लेकिन एक्सेस पाने के लिए आपको थोड़ा तो एज कटिंग एज लेना पड़ेगा ना, और नहीं लेंगे तो आप कहाँ से बता पाएंगे, ठीक है। तो 3D की और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है वो टीम है, जैसे 3D प्रिंटिंग है, कस्टम इम्प्लांट्स है, फ्लोरेसेंस इमेजिंग है, ऑटोनॉमस सर्जिकल रोबोट्स हैं, इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग है, स्मार्ट ड्रग डिलीवरी है, एंड 5G एंड रिमोट सर्जरी। ये सारी चीज़ें इमर्जिंग डिवाइसेस, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है, चाहे तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे।
इसलिए मैनुअल काम करना पड़ता है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आपके साथ आ जाए तो आपने सिर्फ मान लीजिए कोई विजुलाइजेशन किया, कोई प्रोसीजर किया, कुछ किया, आपने एक बटन दबाया, उसका प्रिंट आपके बगल में आ गया। आपको कहना नहीं है साहब इसकी फ़ोटो खींचो, इसका कुछ करो, या सिस्टम बनाओ, उसको सेव करो, वीडियो बनाओ। ऑल द थिंग्स आर बीइंग रिकॉर्डेड एवरी मोमेंट। आप दुनिया में कहीं भी कहीं भी किसी सेमिनार में गए, किसी भी इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस में गए, आप अपनी चीज़ें शो कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपलिफ्ट करते हैं नॉलेज को, लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, सो मेनी थिंग्स। आपको ये सब एक ही सिस्टम में आ गया, 6 तरीके का इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज समरी। इक्विपमेंट मैनेजमेंट में फॉलो फुल इक्विपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस से लेकर डिस्पोजल तक करना है। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज मैंडेटरी, नेवर स्किप पीएम शेड्यूल। जो भी आपका अलॉटेड शेड्यूल है उसको स्किप नहीं करिए। मैंने साहब 1 नंबर 2 नंबर किया, तीसरा छोड़ के चौथा में लेना, सिस्टमैटिक। फिर ट्रेसेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर एवरी डिवाइस एट ऑल टाइम्स। आपको एक लेक्चर नहीं किया है, उसमें कल मैं पढ़ा था, तो इमरजेंसी जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो टेक्नोलॉजीज का रोल होता है उसका एक कल मैं पढ़ा रहा था, तो वो आप भी पढ़ लीजिएगा या उसको बताइएगा तो बता दो। वो आप लोगों के काम का चीज़ आगे चल के आपको भी उन चीज़ों से एक्सेस करना वो मिलेगा। ट्रेसेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर एवरी डिवाइस ऑल टाइम। जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, मेरा सामान कहाँ क्या है पता होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन भी उसका सब होना चाहिए। सेफ्टी लोडिंग में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, आइसोलेटेड पावर, अलार्म्स, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो। फायर टाइम का अवेयरनेस होना चाहिए, ये बात तो याद रखिएगा। कंट्रोल ऑक्सीजन, फ्यूल्स एंड इग्निशन सोर्स। फायर के लिए तीनों जरूरी होते हैं, इनमें से एक भी नहीं होगा तो फिर फायर नहीं होगा। ठीक। WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट सेव्स लाइफ, यूज इन एवरी केस। हर केस में इसको यूज करिएगा चेकलिस्ट। ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में रोबोटिक सर्जरी एंड AI टूल्स, AR navigation, intraoperative imaging and smart IoT and stay updated। ये सब क्यों लिखा है सबसे आखिरी? stay updated, अपडेट होते रहिए। Continuing education in new devices is a professional application। यही बात सही है ना? ठीक है। आप अगर अपडेट होते रहेंगे आपको फिर कभी आगे कोई चैलेंज नहीं फेस करना। सेफ इक्विपमेंट मैनेजमेंट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी सक्सेसफुल सर्जिकल आउटकम। सक्सेसफुल अगर सर्जिकल आउटकम पाना है तो आपको इक्विपमेंट को सेफ्टी रखना, उसको मैनेज करना। ठीक है, इज इट क्लियर?